नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर बांदीपोरा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। बांदीपोरा सोपोर सड़क पर ये आईईडी बरामद किया गया है। दरअसल बम निरोधक दस्ता फिलहाल मौके पर पहुंच चुका है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए आतंकियों ने यहां पर पुल के नीचे आईईडी लगाया था। हालांकि सही वक्त पर इसकी जानकारी मिली और सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज करने की कार्रवाई जो है उसे शुरू कर दिया गया है। बांदीपोरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। बांदीपोरा और सोपोर का जो सड़क मार्ग है, यहां पर आईईडी बरामद हुआ है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आ जाए। फिलहाल बम को डिफ्यूज करने की वहां पर जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्णा नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। यहां पर प्रकाशम डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आ रही है, जहां पर कृष्णा नदी में पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और यहां पर प्रकाशम डैम से देखिए पानी छोड़ा जा रहा है। जिस तरह पिछले कई दिनों से हम बारिश देख रहे हैं, लगातार हो रही है और ऐसे में नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में कृष्णा नदी में फिलहाल पहले से ही बारिश का कहर और उसके बाद यहां पर प्रकाशम डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद अब जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली करा दिया है। प्रकाशम डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कृष्णा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। तो कृष्णा नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है। डैम से जैसे ही पानी छोड़ा गया उसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा। एहतियातन प्रशासन ने आसपास के जगह को खाली कराया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। उधर बदायूं जनपद की तहसील दातागंज क्षेत्र में रामगंगा का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। साथ ही घरों में भी पानी भर गया है, जिसके बाद अब ग्रामीण कहीं और जाकर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। तो देखिए, बाढ़ का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। बदायूं में भी आप देखिए, हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं। किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। रामगंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं, फसलें खराब हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और इससे ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा है। हिमाचल के सतौन में हाटी आभार रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। कोर कमेटी की बैठक में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, कल ही हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उससे पहले से ही
राजनीतिक पार्टियां लगातार हिमाचल का दौरा कर रही हैं। हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं, इसी को लेकर दोनों ही राज्यों में लगातार सियासी रैलियां भी हो रही हैं। इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल दौरे पर, हिमाचल के सतौन में यहां पर हाटी आभार रैली करेंगे और इस रैली में देखिए 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही कोर कमेटी की बैठक में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे अहम चीज, हिमाचल में जिस तरह हर बार सरकार बदलती है, तो क्या इस बार सरकार बदलेगी या फिर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी उत्तराखंड की तरह और हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? कोशिशें यही है देखिए भारतीय जनता पार्टी की। और इसी क्रम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे हिमाचल और इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। 40,000 से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं। कोर कमेटी की बैठक भी है, इसमें भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और खासकर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब ये सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ आज कांग्रेस भी अहम बैठक करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है प्रत्याशियों की। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज, और ऐसे में क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर यहाँ पर जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें क्या होना है? क्या प्रत्याशियों के नाम पर भी मोहर लग सकती है, उस पर भी मंथन हो सकता है? तमाम चीजें, ये तमाम कयास फिलहाल आज गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल पहुंच रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के चुनाव में 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का आज केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 अक्टूबर को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सखू और मुकेश अग्निहोत्री भी रैली के बाद दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 29 सीटों के लिए 2 से 4 दावेदारों के पैनल बनाकर भेजे हैं। 39 सीटों के लिए केंद्रीय कमेटी ने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। संभावित है कि आज होने वाली बैठक के बाद प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। इन 12 सीटों सहित कुल 29 सीटों पर अब प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को धर्मशाला से प्रत्याशी बनाने को लेकर भी मामला भी फंसा हुआ है। पार्टी नेताओं ने इस सीट को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं। पैरोल के दौरान वो यूपी के बागपत आश्रम में रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान के आश्रम का भी विकल्प फिलहाल गुरमीत राम रहीम के सामने खुला हुआ है। हालांकि राम रहीम सिरसा आश्रम आना चाहते थे, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। इससे पहले राम रहीम को फरवरी 2022 और जून 2022 में पैरोल मिली थी। अब तक राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिल चुकी है। तो 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, पैरोल मिली है। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम। यूपी के बागपत स्थित आश्रम में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। 20 अक्टूबर तक सर्वे का काम चलेगा और अभी तक के सर्वे में कई मदरसे फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। जैसे जैसे सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। मुस्लिम नेता इसे योगी सरकार के इस फैसले को इस्लाम विरोधी के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, जो सरकार के पैरामीटर्स हैं किसी भी चीज़ को, ख़ासतौर पर मदरसों को इलीगल करने के, उस लिहाज से मैं ये मानता हूँ कि ये पहले से ही तय था। ये इसलिए नहीं किया जा रहे थे कि मदरसों के ज़रिए से जो तालीम का निज़ाम चल रहा है उसको बेहतरी देखी जाएगी, सिर्फ खंगालने के लिए और बदनाम करने के लिए। चीज़ों को कैसे समाज भी और कानून बर्दाश्त करेगा। अगर इलीगल चीज़ें हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पे कैसे आप पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें कानून से हटके होंगी, तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस पे बार बार सवाल कर रहे थे मदरसा सर्वे पे, ये अब आके जवाब दें कि किस तरीके से इस मसले का हल निकल सकता है। अगर सोर्सेस का पता नहीं चल रहा है, वो तो एजेंसी मुझे लगता है कि अभी 1-2 राउंड के बाद सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब समाज को सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग सिर्फ गाजियाबाद तहसील में जब लगभग इतनी बड़ी संख्या है, तो और जो ज़िले हैं, बड़े ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ किस तरह का हाल होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में कोयला खदान में जबरदस्त विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। कोयला खदान में लगभग 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में कोयला खदान में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये कहा जा रहा है कि अभी भी इस कोयला खदान में लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। चलिए पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से आखिर इस कोयला खदान में विस्फोट हुआ। और देखिए, ये आपको बता दें कि तुर्की में कोयला खदान है जिस पर विस्फोट हुआ है। ये कोयला खदान मौत की खदान बन चुकी है। 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और खदान धमाके में हमने जिक्र किया 25 की मौत, 28 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन इस बीच खदान में अभी भी 50 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। अचानक ही जबरदस्त विस्फोट हुआ इस कोयला खदान में, जिसके बाद 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ज्वलनशील गैसों की वजह से धमाका होने का शक फिलहाल जताया जा रहा है।
ये शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है। विस्फोट बाल्टिन के अमासरा शहर में हुआ है। तो आप समझिए कि ये अमासरा शहर है जहां पर ये विस्फोट हुआ है। लेकिन जब हम बात इस विस्फोट की कर रहे हैं तो धमाके के समय खदान में लगभग 110 लोग मौजूद थे, जिनमें से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 25 घायल है। फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाल लिया जाए। लेकिन इस बीच देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल ही रहा है। तो बात कर रहे थे कोयला खदान में जो विस्फोट हुआ है, 25 लोग अभी तक इसमें उनके मारे जाने की खबर मिल चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिस्र पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहां पर काहिरा पहुंचने पर विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया है। अपनी यात्रा को विदेश मंत्री ने शानदार बताया है। 2 दिवसीय मिस्र यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहां पर भारतीय कारोबारियों को संबोधित भी करेंगे विदेश मंत्री। 2 दिवसीय मिस्र दौरे पर काहिरा पहुंचने पर उन्होंने प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात की और अपनी यात्रा को शानदार बताया। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, हमारे संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में उनके समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। मिस्र और भारत के बीच गठजोड़ को मजबूत बनाने के लिए नए रास्तों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर की विदेश मंत्री के रूप में मिस्र की ये पहली यात्रा है। वो 15 और 16 अक्टूबर तक मिस्र यात्रा पर रहेंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर किन मायनों में विदेश मंत्री का ये जो मिस्र दौरा है ये खास है। आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, विदेश मंत्री का मिस्र दौरा, 2 दिनों के मिस्र दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि किन मायनों में ये खास है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है जिसमें वो मिस्र पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यह यात्रा है और ऐसे में जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री समेह हसन शौकी से यहां पर मुलाकात करेंगे। जिससे हमने जिक्र किया, 2 दिवसीय दौरा है, प्रमुख हस्तियों से मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर है। कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा होने वाली है। जाहिर सी बात है, 2 दिवसीय दौरा है तो इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। मिस्र अफ्रीका में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, तो इसलिए आप समझिए कि मिस्र क्यों जरूरी है। और जयशंकर छात्रों के साथ, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ना सिर्फ छात्र बल्कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। तो देखिए, दोनों देश इस वक्त राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसका जश्न है ये। और उसी में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हैं 2 दिवसीय यात्रा पर। और इसके साथ ही जिस तरह हमने जिक्र किया, यहाँ पर कई प्रमुख हस्तियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से पहले सभी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पहली बार सभी कप्तानों की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान में महामुकाबला है। तो महामुकाबले पर कप्तान वहीं पाकिस्तान कप्तान बाबर ने कप्तानों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले बाकी कप्तानों के साथ अपना 28वां जन्मदिन मनाया है। मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर ने केक काटा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच इस दौरान केक लेकर आए थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सभी के साथ अपना
जन्मदिन मनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।